नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 12 दिसंबर शनिवार को इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले पेज 1, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड ईपीआईसी यानी अपना वोटर कार्ड। भारत के अंदर 90 करोड़ जितने वोटर्स हैं और हर एक का ऐसा कार्ड बनाने का खर्च आता है 10 से 15 रुपये। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, सोच रहा है कि इसको ई वोटर आईडी के रूप में देते हैं। मतलब सब लोगों के पास जो स्मार्टफोन है उसी में पीडीएफ के स्वरूप में ये दिखे और आप वो लेके जाएं और उसको वेरीफाई करके आपको वोटिंग करने दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन का खर्चा भी बच जाएगा और पेपर और पर्यावरण की भी रक्षा हो जाएगी। ऐसी ही डिजिटल टेक्नोलॉजी में एक दूसरी चीज़ है 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। आपके पास 3D मॉडल कंप्यूटर में डिज़ाइन करो और 3D प्रिंटर उस हिसाब से वो स्प्रे करके जो भी प्लास्टिक या दूसरे केमिकल की मदद से एक 3D प्रिंटेड मॉडल तैयार कर देगा। इसके कुछ जगह पर उपयोग है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में कुछ बहुत ही बारीक किस्म के स्पेयर पार्ट बनाने हो, कुछ अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट बोर्ड के बहुत बारीक चीज़ें बनानी हो, या ऐसे ही कुछ मेडिकल इम्प्लांट्स की बारीक चीज़ें बनानी हो, इसमें ये बहुत ही काम में आता है। अभी के लिए तो चीन स्वाभाविक है, उसी ने सारा मार्केट कैप्चर करके रखा है। जापान और साउथ कोरिया भी बड़े प्लेयर हैं। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी माइटी, ये मंत्रालय सोच रहा है कि हम एक नई 3D प्रिंटिंग पॉलिसी बनाते हैं ताकि भारत की कंपनियों को उसके द्वारा और सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट, दूसरे प्रोत्साहन दें और हम लोग भी इसमें आगे आ सके। असल में पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं, अभी तो ये ड्राफ्ट स्टेज में है, तो तैयार करने का मतलब नहीं, और फाइनलाइज भी हो जाए तो तैयार करने का बहुत फ़ायदा नहीं। हमने हवाबाजी में याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री और फीचर्स में यूजुअली आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि टैक्स में फ़ायदा देंगे, सब्सिडी में फ़ायदा देंगे, कुछ ज़मीन दी जाएगी जहाँ पर इसका 3D प्रिंटिंग पार्क बनाए जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें टैक्स में कुछ माफ़ी होगी। उसी टाइप की बोल बच्चन पॉलिसियाँ चलती है। उसमें से फिर हार्डकोर कोई पॉलिसी में से कोई स्कीम निकल के आए, तब जाके उसमें दिमाग लगा के तैयार करना चाहिए। सो दैट इज़ 3D प्रिंटिंग पॉलिसी। आप पाएंगे अब ये नाम आया है तो ये जो मंथ के एंड में करंट अफेयर्स PDF फाइल बनते हैं, वो तो इसकी भी 2-2 3-3 पेज का भर भर के खिचड़ी पका के देते हैं। उतना सारा काम का नहीं। प्रीलिम के लिए 3D प्रिंटिंग के साइंटिफिक प्रिंसिपल और मेंस के लिए बोल बच्चन की टैक्स सब्सिडी, हो गया काम। थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। भारत के भूतपूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने कुछ किताबें लिखी थी। उसका तीसरा वॉल्यूम था कोalition ईयर्स, फिर उनका देहांत हुआ। अभी उनकी चौथी वॉल्यूम प्रेसिडेंशियल ईयर्स आ रही है बाज़ार में। तो ये एक बुक्स इन न्यूज़ है। सामने याद करो, भूतपूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा, उसकी भी बुक बाज़ार में जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। पेज 1 पे एग्रीकल्चर और उसका मेंस पेपर 3 का एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म एनिमल रियरिंग। हम अगर मवेशियों की देखभाल करें तो उसके क्या खर्चे वगैरह आते हैं। हालांकि यूपीएससी ने 2013 में जब सिलेबस चेंज किया था तो होशियारी मारने में बहुत सारे ऐसे फैंसी चीज़ें डाली थी। असल में कोई हार्डकोर स्पेसिफिक प्रश्न इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म रियरिंग में अभी तक पूछा ही नहीं गया। एक बार कुछ पूछा था इंटीग्रेटेड फार्मिंग की, वो मतलब पशुपालन करो और खेतीबाड़ी करो, तो वो तो जनरल थिंग थी। इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म रियरिंग के नाम पर सपोज़ कि एक गाय हम लेकर आए तो उसके इतने हज़ार रुपये होते हैं, उसको चारा खिलाने का इतना हज़ार रुपये होते हैं, उस टाइप का कोई प्रश्न आया नहीं। खैर वैसा सेंस भी नहीं बनता पूछने का। लेकिन आज के पेज 1 इंडियन एक्सप्रेस में ऐसी कुछ इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म रियरिंग के बारे में खबर है। कर्नाटक में आप जानते हैं थोड़े दिन पहले गौ हत्या विरोधी कानून बनाने की कोशिश हुई। हालांकि फिर कुछ विरोध हो रहा था तो अभी उसको ड्रॉप किया है और फिर ऑर्डिनेंस लाएंगे वगैरह, बॉल बाय बॉल चल रहा है। वो अपने लिए काम का नहीं। यहाँ पर उसी अनुसंधान में इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ डेटा दिया है। डेटा में उन्होंने बताया कि गाय और भैंस दोनों की आबादी 2012 से लेकर 2019 में कितनी कम ज़्यादा हुई। तो पता चला उत्तर प्रदेश में गाय की संख्या पहले से कम हो रही है, भैंस की संख्या पहले से ज़्यादा हो रही है, और ऐसा ही सीन दूसरे कई राज्यों में दिख रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि गौ हत्या पर प्रतिबंध है तो किसान ये सोचता है कि मैं अगर गाय लेकर भी आऊँ और वो 4-5 बार बछड़े दे, मुझे दूध मिले, उसके बाद वो गाय की उम्र हो जाएगी करीब 7 से 8 साल, फिर वो मतलब उसके बछड़े होंगे तो इतना दूध पैदा नहीं करेगी, तो उस गाय को फिर मैंने बेच देना चाहिए कत्ल खाने में। ऐसी एक इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी चलती रहती थी। लेकिन क्योंकि गौ हत्या के ये कानून आए हैं, इसलिए पुराना जानवर कत्ल खाने पर बेच के नया खरीद सके, ये सब इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। इस कारण से किसान सोचते हैं नहीं नहीं, गाय अब नहीं लेनी है, उसकी जगह मैं भैंस लेके आता हूँ। क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भैंस को कत्ल खाने पर बेचने की अभी पाबंदी नहीं है। इसलिए धीरे धीरे 2012 से लेकर 19 के बीच गाय की संख्या कम हो रही है, भैंस की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि किसान अब गायों की पशुपालन कम करके भैंस की तरफ जुड़ने लगे। सो दिस वॉज पेज 1। पेज 2 अनुसंधान में वो तो हमने देख लिया।
पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ कुछ काम का नहीं। पेज 4 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़, उसमें गुजरात एडिशन में हम पाते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है। कई योजनाएं ऐसी होती है कि सरकार सोलर पंप सेट खरीदने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए, ये सब के लिए किसानों को सब्सिडी में पैसा देती है, 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, 2 लाख रुपये। अब ये कुछ पाया गया कि एग्रीकल्चर ऑफिसर्स वो 2 लाख रुपये की फाइल पास करने के लिए 20 to 25% कट मांगते हैं कि इसमें से 2 लाख का आपको सोलर पंप सेट वगैरह के पैसे मिलने वाले हैं, तो भाई किसान तुम मुझे इसमें से 50,000 पहले दो तो ही मैं फाइल पास करूँगा। जब फाइल पास होती है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाम के किसान के खाते में वो बैंक की द्वारा रकम तो जमा होगी, लेकिन ये जो फाइल पास करने की प्रक्रिया है, जहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन सत्ताएं, तो आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की कितनी भी पीपुड़ी बजा ले, लेकिन जब तक ऑफिसर के हाथ में डिस्क्रिशनरी पावर रहेगा कि किसकी फाइल पास करूं कि नहीं करूं, तब तक भ्रष्टाचार होता रहेगा और स्कीम का बेस्ट बेनिफिट नीचे आ नहीं सकता। यानी हमारे लिए एथिक्स पेपर 4 के लिए या इवन विद इन पेपर 3 एग्रीकल्चर इश्यूज़ में, इश्यूज़ रिलेटेड टू सब्सिडी एंड अदर थिंग्स, उसमें आप ये लिख सकते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से हाँ लीकेज कम करने में मदद हुई है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं जहाँ पर ऑफिसर्स के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है और वो ब्राइब्स मांगते हैं, उसमें वो चीज़ों को और कम करने की ज़रूरत है। सो दैट वाज पेज 4। पेज 5 पर गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट काम के नहीं। पेज 6 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 7 पे भी गवर्नमेंट एड्स काम के नहीं। पेज 8 पे चले। पेज 8 पर कॉलम में आज कोई भी कॉलम काम का नहीं है। लेफ्ट साइड पर जो 2-2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम, उसमें एक है पार्लियामेंट का नया भवन बन रहा है, उसकी कॉलम कुछ मज़ेदार नहीं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लीडर जेपी नड्डा कार लेके जा रहे थे, उस पर लोगों ने पथराव किया, और कैसे वेस्ट बंगाल के अंदर ये हिंसा, पॉलिटिकल वायलेंस वो एक सामान्य चीज़ बन गई, उसको रोकने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ज़ोरदार मुद्दे नहीं। थोड़े दिन पहले अर्जेंटीना के फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का देहांत हुआ था। अब 80s के दशक के एक इटालियन फुटबॉलर पाओलो रॉसी, उनका भी देहांत हुआ है। तो नॉन IAS एग्ज़ाम के लिए पर्सन इन न्यूज़ में जाने लायक चीज़। पेज 8 बड़े कॉलम में एक है, अभी आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं। तो एक निरूपणा सुब्रमण्यन, उन्होंने लिखा है कि ऐसे ही प्रयोग कुछ श्रीलंका में भी हुए थे कि वहाँ पर तमिल लोग वो बोल रहे थे ये सिंहालीस गवर्नमेंट हमारी अच्छी देखभाल नहीं करती है और हमें और पावर चाहिए, और उग्रवाद पनप रहा था, वो LTT लिबरेशन टाइगर तमिल एलम कुछ। तो वहाँ पर भी उस ज़माने में 80s के ज़माने में श्रीलंकन सरकार ऐसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जैसी चीज़ लेके आई कि आप अपने चुने हुए प्रतिनिधि होंगे तमिल लोग, और ऊपर से सीधा केंद्र सरकार का ये मिनिस्टर उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और आपको योजनाओं का लाभ देंगे वगैरह। लेकिन ये पूरा मॉडल फेल हुआ है, और भारत में अब हम लोग जम्मू कश्मीर में ऐसे कुछ खेल कर रहे हैं तो ये मॉडल भी फेल होगा, ऐसी उन्होंने सब बातें करी हैं। लेकिन अगेन फेल होगा, इस टाइप की चीज़ें वो क्रिटिकल या नेगेटिव टोन हमारे लिए बहुत काम की नहीं। एक कॉलमनिस्ट है खालिद अहमद, ये पाकिस्तान के अंदर इंटरनली क्या डिस्टर्बेंस चल रहा है, क्या उधर पॉलिटिक्स चल रहा है, उसके बारे में कॉलम लिखते रहते हैं। इन्होंने अब लिखा है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर अलग अलग टीवी जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जाता है, परेशान किया जाता है, लेकिन ये सब हमारे लिए काम का नहीं। फिर हम चले पेज 9 पे। पेज 9 पर सुरजीत बल्ला, उसने एक कॉलम लिखी, और दूसरी सलमान खुर्शीद, उसने एक कॉलम लिखी। दोनों के अंदर घूम फिर के बातें वही सब किसानों के मुद्दे वगैरह चल रहे हैं। स्वाभाविक है, सलमान खुर्शीद कांग्रेस लीडर, तो वो सरकार के विरोध में लिखेंगे, और दूसरे हैं सुरजीत बल्ला। अब पहले वो एक ज़माने में प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी बैठते थे, तो मोदी सरकार की प्रशंसा में लिखेंगे। हालांकि सुरजीत बल्ला ने कुछ काम की बातें की। उनका ये कहना है कि अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन से किसान हैं, पंजाब और हरियाणा के, और वो ऐसे अमीर किसान हैं जिनको ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन और बाकी सबसे बहुत फ़ायदा मिला है, और जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है जो भी मंडी वाला उसमें भी उनको ठीक ठाक, और MSP वाला उसमें भी उनको ठीक ठाक फ़ायदे मिल रहे हैं। जबकि ये जो मोदी सरकार के नए कानून हैं उससे बाकी सब राज्य के किसानों को भी थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होगा। तो ये एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, बहुत ही कम अल्पसंख्यक किस्म के ये पंजाब और हरियाणा के किसान वो पुरानी सिस्टम जारी रखना चाहते क्योंकि उसमें उसको फ़ायदा होता था, और नई सिस्टम जिसमें दूसरे किसानों को फ़ायदा होगा वगैरह, ऐसी वो एक दूसरी पैरेलल नैरेटिव चला रहे हैं। खैर थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़ोरदार काम की चीज़ें नहीं। तीसरा कॉलम लवन्या राजमनी, क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखा है। 2015 में पेरिस डील होती है, ये सब ग्रीन हाउस गैस एमिशन कट करने के लिए। उसके अब 2015 के बाद 2020 यानी 5 साल पूरे हुए। ये 5वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस, UK, फ्रांस, ये सब मिलके क्लाइमेट एम्बिशन समिट, ऐसी वर्चुअल समिट का आयोजन किया था, और उसके बारे में उन्होंने क्या आगे चुनौतियां हैं बात की है। कुल मिला के
दो तीन चुनौतियाँ उन्होंने दिखाई हैं। पहली कि प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके ज़माने में तो अमेरिका ने पेरिस डील छोड़ दी है, तो जब तक अमेरिका साथ नहीं होगा हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ नहीं सकते। दूसरा, अर्जेंटीना, मैक्सिको, जापान, कनाडा जैसे बहुत सारे देशों ने होशियारी में बोल दिया है कि हम नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेंगे। मतलब जितना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता होगा तो सामने उतने पेड़ पौधे लगा देंगे या दूसरी सब टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी हो जाए। तो जितना प्लस हुआ उतना माइनस, तो जवाब क्या है? नेट जीरो। ऐसा हम करेंगे। लेकिन असल में ये सब चिकनी चुपड़ी बातें। ऐसी बात हुई कि भारत में हम कहते हैं कि चाइल्ड लेबर की मनाही है, लेकिन फिर भी चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी प्रेवलेंट है। तो यानी ग्राउंड लेवल पर अकाउंटेबिलिटी एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, जवाबदेही हो, उसको निगरानी सतर्कता के साथ लागू किया जाए, ये सब चीज़ भी करने की ज़रूरत है। बाकी ये पेरिस डील में जितनी भी बातें हैं वो सब चिकनी चुपड़ी बातें। तीसरा है फेयरनेस, न्यायपूर्णता या कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी ही कुछ बात हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने भी की है। एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का ये कहना है कि भारत का ग्लोबल कंट्रीब्यूशन कितना है ये ग्रीन हाउस गैस पॉल्यूशन में? लेस देन 10%। ज़्यादातर तो चीन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन ये लोग कर रहे हैं। तो हमने तो क्लाइमेट चेंज पैदा नहीं किया, तो हम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी क्यों ले इसे काटने की? दूसरा, आपके देश में कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट हुआ और सामने आपके देश की आबादी कितनी है, उसका डिवीजन करो तो आपको मिलेगा पर कैपिटा एमिशन, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कितना हो रहा है। तो भारत में लेस देन 2 टन्स और उसके सामने चीन और ये सब देश देखो बहुत ज़्यादा है। तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, वो ज़्यादा इसके प्रयास करे, वो ज़्यादा फंडिंग दे, तब हम कुछ काम कर सकते हैं। तो ये एक बात चली कि क्लाइमेट एम्बिशन समिट और सामने भविष्य में हमारे खिलाफ क्या चुनौतियाँ हैं। पैरेलली यूरोपियन यूनियन, उसके जो करीब 27 देश हैं, वो आपस में एक डील तय कर रहे हैं कि हम लोग अलग से 2030 तक हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन उसको 40% कम कर देंगे कंपेयर टू 1990 का बेस ईयर लेवल्स, और 2050 तक उसको नेट ज़ीरो कर देंगे। मतलब जितना उत्सर्जन होगा तो सामने इतने पेड़ पौधे और टेक्नोलॉजी लगाकर उतना एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, तो प्लस माइनस जवाब आए नेट जीरो। हालांकि यूरोपियन यूनियन की भी ऐसी उनके 27 देशों की डील चल रही है, उसमें भी ईस्टर्न साइड के पूर्वी जो राज्य हैं जैसे पोलैंड वगैरह, उन्होंने ऐतराज़ जताया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं, ढेर सारा फंडिंग दो तो कुछ करेंगे। तो वही सब मुद्दे हमेशा क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आते हैं। फंडिंग चाहिए, सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने को तैयार नहीं, और जो टारगेट्स दिए जाते हैं असल में ग्राउंड लेवल पर वो काम हो रहा है कि नहीं, उसकी अकाउंटेबिलिटी और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स आर मिसिंग। सो दैट इज़ पेज 9। फिर हम चले पेज 10। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI, उन्होंने एक केस में करीब 100 किलोग्राम गोल्ड पकड़ा था और उनकी कस्टडी में था। फिर पता चला कि सोना गायब हो गया। तो ये क्या दिखाता है? उनके ही अफसर मिले होंगे और इधर उधर धांधली में बेच दिया होगा। अब मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि लोकल तमिलनाडु पुलिस वो CBI की इन्वेस्टिगेशन करे कि ये सोना गायब हुआ कैसे। तो स्वाभाविक है CBI को मज़ा नहीं आएगा कि हम तो प्रेस्टिजियस यूनियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और ये 2 पैसे के लोकल पुलिसमैन हमको जांच करेंगे, नहीं हो सकता ये वो। तो मद्रास हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि जांच तो होके रहेगी, अगर आप दूध से धुले हैं तो सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। और जैसे सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई थी और फिर वो बाहर और ज़्यादा तेज के साथ निकली थी, उसी तरह आप भी तेज से निकल के आएंगे। खैर, ये सब एथिक्स के लिए सोचने की बात कि जब चौकीदार खुद ही चोर बन जाए, CBI जिसका काम है सब न्याय पालन करवाए, उसी के अफसर जब अपने एविडेंस रूम से सोना चोरी करके बेचने लगे, देन व्हाट टू एक्सपेक्ट। उसके बाद पेज 11, वहाँ पर इंडिया और अफ़गानिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि अफ़गानिस्तान में कुछ शाहूद डैम बनाने में भारत सरकार उनकी मदद करेगी। उसी तरह भारत और उज़्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बीच एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर सिक्योरिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, टेररिज्म, ऐसे अलग अलग 9 मुद्दों पर अग्रीमेंट साइन किए गए। ये बिल्कुल ही काम का नहीं है। उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब छोटे छोटे देश हैं, तो इनकी एक एक के साथ बायलैटरल हमारे रिश्ते क्या हैं, ऐसे मीन्स में प्रश्न नहीं बनते। मीन्स में वो सीधा ऐसे पूछेंगे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं और उसमें क्या हो सकता है। तो हर छोटे देश के साथ क्या अग्रीमेंट साइन किए गए, वो सब करने की ज़रूरत नहीं, सिवाय कि बहुत कोई ज़ोरदार चीज़ हो गई। पूरा जो रीजन है, जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ या ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, पूरे रीजन के साथ हमारे रिश्ते क्या, उसके कुछ कॉमन पॉइंट्स बना लेने चाहिए। जैसे सेंट्रल एशिया की हम बात करें, वहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कुछ यूरेनियम माइंस भी हैं, कुछ नेचुरल गैस की पाइपलाइन भी है, तो वो सब हमें सस्ते में मिल जाए इसलिए साइन करना चाहिए। फिर ये आतंकवाद, उससे लड़ने के लिए भी साइन करना चाहिए। तीसरा, हम हमारे इंटरमीडिएट गुड्स थोड़ा सर्किट बोर्ड या बल्क फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाकर
उज़्बेकिस्तान भेजे, वहाँ वो उसको प्रोसेस करे और वहाँ से फिर वो यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करे, इस प्रकार की कोई चीज़ें। या फिर रशिया से जो सामान आ रहा है वो इधर रुके और वहाँ से भारत आए, ऐसी सब ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाए। ये सब मतलब कॉमन मुद्दे कुछ सोच के रखो और वो तैयार करने चाहिए, फिर कुछ भी पूछा जाए वही छाप देना है। सो दैट वाज पेज 11। पेज 12 पे चले। एक मुद्दा मैंने आपको आगे बता दिया कैसे अपने एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने क्लाइमेट चेंज नहीं किया है, ये तो चीन वगैरह उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। दूसरा, एक साउथ इंडियन तमिल पोएट सुब्रमण्य भारती, उनकी 138th बर्थ एनिवर्सरी है। उस अनुसंधान में कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बड़ी एक समिट कर रही है, भारती फेस्टिवल 2020, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने उनकी प्रशंसा की। अगेन वो कल्चर और पर्सन इन न्यूज़ में कि सुब्रमण्य भारती कौन थे, तमिल पोएट राइटर थे, और कब थे तो 130 से ज़्यादा साल पहले थे। फिर चले हम पेज 13, एक्सप्लेन्ड सीरीज़। एक्सप्लेन्ड सीरीज़ में एक तो बात की कि जो फेस शील्ड लगाए जाते हैं वो प्लास्टिक का जैसे हेलमेट जैसा कवच अपने चेहरे के आगे हो, उससे मतलब इतना प्रोटेक्शन मिलता है नहीं मिलता है, भाई ऐसी चीज़ें हमारे लिए बहुत काम की नहीं। दूसरा मुद्दा है कि फेसबुक ने कैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया और सोशल मीडिया में उसकी मोनोपोली हो गई, तो अब अमेरिकन संस्थाएं उसकी ये जो मोनोपोली उसको ब्रेकअप करने के लिए सब केस चला रही। वो तो कल हमने देखा था, फाइनल आउटकम आए तब देखना है। इधर इंडियन एक्सप्रेस वाले ने तो करीब 1000 वर्ड्स की पूरी एक्सप्लेन सीरीज बना दी, इतना हमारे लिए काम का नहीं। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ मलेरिया के बारे में काम की है। आप जानते हैं मलेरिया क्या है, पैरासाइट के द्वारा होता है। उसके अलग अलग 5 पैरासाइट होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, वीवैक्स वगैरह। ऐसा एक होता है प्लाज्मोडियम ओवाली, ये सूडान और दूसरे ऐसे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाता है। भारत का कोई सोल्जर ये यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशन में सूडान उसको भेजा होगा, वहाँ मच्छर ने उसे काटा होगा, केरला वापस आया तो उसको ये प्लाज्मोडियम ओवाली टाइप का मलेरिया हो गया। हालांकि ये कोई मतलब बहुत डेंजरस और आदमी मर जाए ऐसा सीरियस नहीं, लेकिन ये अलग प्रजाति है, ऐसी ये एक्सप्लेन्ड सीरीज़। दूसरा, एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारे अमीर लोग इग्वाना, लेमूर, सिवेट कैट, अलग अलग किस्म के मंकी, स्नेक्स ऐसा अपने घर में पालते हैं। भारत सरकार की एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि ऐसे जितने भी आपके पास एग्जॉटिक पेट एनिमल्स हैं उसके बारे में दिसंबर 2020 तक हमारे परिवेश नाम के पोर्टल पे जाके डिक्लेयर कर दो। आगे क्या होगा, मतलब वो फॉरेस्ट ऑफिसर आके उसको ले जाएंगे, रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन करेंगे। इसमें पेट ओनर का क्या फ़ायदा? पेट ओनर का फ़ायदा ये कि वो खुद से डिक्लेयर कर देगा दिसंबर तक एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के परिवेश पोर्टल में, तो उससे फिर और ज़्यादा पूछताछ और उसको परेशान नहीं करेंगे, बस जानवर ले जाएंगे। आगे चल के प्रोसिक्यूशन, जेल, वो सब से उसको मुक्ति मिल सकती है। ऐसी एक स्कीम या ऑफर सरकार ने दी है। पेज 14, इंटरनेशनल समाचार। इंटरनेशनल समाचार में एक तो मैंने आपको आगे ही बता दिया कैसे यूरोपियन यूनियन के 27 देश आपस में नई क्लाइमेट डील बनाने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरे, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन ने इस बार पर्सन ऑफ द ईयर में 2 लोगों को दिया है, प्रेसिडेंट जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। इसके अलावा वो एक अलग भी लिस्ट बनाते हैं कि हीरोज़ ऑफ 2020। उसमें कोई भारतीय अमेरिकन व्यक्ति राहुल दुबे, जिसने वहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे और कुछ लोगों को आश्रय दिया था, शेल्टर दिया था, लेकिन इतनी भी माइक्रोस्कोपिक इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम की नहीं। मेन चीज़ क्या है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? 2 लोग हैं, हमने देख लिया। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच ब्रेग्जिट के बाद जनवरी से नया ट्रेड डील हो, उसकी कुछ चर्चा हो रही थी, लेकिन कुछ निकल के नहीं आ रहा है। इट इज़ लाइकली कि वहाँ पर नो डील आउटकम होगा, मतलब बिना डील के ही आगे बढ़ जाएंगे। खैर ये भी बहुत हमारे लिए काम का। पर्सन इन न्यूज़ में 2 और लोग, राजा वॉन चारी जो कि इंडियन अमेरिकन पर्सन है, अमेरिका की एयरफोर्स में कर्नल हैं, उनको नासा ने सिलेक्ट किया है कि भविष्य में हम चांद पे अपने मैंड मिशन भेजेंगे तो आपको लेके जाएंगे। साउथ कोरिया के एक फिल्म डायरेक्टर किम की दुक, उनका देहांत हो गया। पर्सन इन न्यूज़ में ये सब नॉन आईएएस परीक्षाओं के लिए काम का। पेज 15 पे चले। पेज 15 पे आज इकोनॉमी में मतलब कुछ अद्भुत और दिल बाग बाग हो जाए और बहुत ज़रूरी है ऐसी कोई ज़ोरदार खबर नहीं है, जो जेनेरिक बोल बच्चन चलता है उसी टाइप का। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन, उसके चेयरमैन एनके सिंह, अब वो अलग अलग जगह पर अपने स्पीच सेमिनार देते रहते हैं। एक कुछ उन्होंने नई स्पीच दी थी, वहाँ कहा कि भारत सरकार की ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, उसमें हर साल करीब 6 से 7 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है, तो क्या असल में उतना फ़ायदा निकल के आ रहा है कि नहीं? क्यों हर साल हमने 6 से 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़े और फिर भी इतने लोग गरीब और इतने कुपोषण और ग्लोबल हंगर में हमारा नाम होता है? तो हमने ये सभी स्कीम्स को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है और ज़्यादा न्यायपूर्ण और औचित्यपूर्ण करें कि एक ही ऑब्जेक्टिव से 5-10 स्कीम चलती हो तो कर्व किया जाए, इसको और टारगेटेड बनाया जाए, मतलब जो बहुत गरीब है उसी को फ़ायदा मिले, जो लोअर मिडिल क्लास है उनको फ़ायदा कम मिले वगैरह करके ये सब्सिडी बर्डन है उसको कम करने की ज़रूरत है। अपनी स्पीच में उन्होंने दूसरी बात कही
अपना संविधान और उसका 7th शेड्यूल, 7वीं सूची, जिसके अंदर कि केंद्र सरकार इन चीज़ों पर कानून बनाए, राज्य सरकार इन चीज़ों पर काम करे, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स है। उन्होंने पाया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब जो क्लियर कट सेपरेशन था वो बहुत ज़ोरदार नहीं हो रहा है अभी। फॉर एग्जांपल, ये एग्रीकल्चर के मसले वैसे तो राज्य की चीज़ें, बट केंद्र सरकार ने अपने कानून बनाए। उसी तरह से लैंड एक्विजिशन देखो, लेबर रिफॉर्म्स देखो, बैंकिंग सेक्टर, लॉ एंड ऑर्डर, कुछ ना कुछ चलते रहता है। केंद्र की अपनी चलती है, राज्य की अपनी, और दोनों ही एक दूसरे के कानून के प्रावधान अपने कानून में डाल देते हैं। तो ये लाइंस जो हैं वो अब बहुत ही मतलब वो बहक चुकी हैं। और अब जो ये नया ज़माना है जहाँ पर टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, उसके अनुसंधान में हमने ये 7th शेड्यूल को रिविजिट करने की, रिव्यू करने की ज़रूरत है कि आज के ज़माने में कौन सा कानून कौन बनाए, नए सिरे से सोचने की ज़रूरत। सो दैट इज़ वन आइडिया। सेकंड, भारत सरकार सरकारी कंपनियों से अपने शेयर्स बेचे, जिसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो उसकी बॉल बाय बॉल चालू है कि उनके आईएएस ऑफिसर बोल रहे हैं कि अगले साल और ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। खैर, ये सब कुछ काम का नहीं। नया बजट आने दो, उसमें स्पेसिफिक आंकड़ा लिखा हो अगले साल, मान लो कि 2 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमने सिर्फ वही आंकड़ा तैयार करना है। बीच में अब बजट क्योंकि करीब आ रहा है तो ऐसे बहुत सारे स्पीच सेमिनार होते रहेंगे, सब कुछ काम का नहीं। उसी प्रकार ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, उसमें भी मंथली बॉल बाय बॉल कमेंट्री जारी कि अब उत्पादन वापस बेहतर हो रहा है और कोरोना से पहले जितना उत्पादन होता था उस लेवल पे आगे वगैरह। बॉल बाय बॉल काम का नहीं। ऑटो सेल्स वापस और बेहतर हुए, काम के नहीं। जीएसटी में बहुत सारे फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत की बियर कंपनियों के बीच कार्टेलाइजेशन के सबूत पाए। ये सब चीज़ें मतलब कुछ काम की नहीं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने मेंबर कंट्रीज़ को कुल मिलाकर $9 बिलियन वो देगा ताकि वो महंगी वाली कोरोना की जो वैक्सीन्स हैं उसको भी खरीद के जनता तक पहुंचा सके। अब ये भी काम करने, भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, वर्ल्ड बैंक स्वाभाविक है जो गरीब होंगे उनको थोड़ा और लोन में पैसा दे देगा या ग्रांट में पैसा दे देगा कि वैक्सीन खरीद के लाओ। आप जानते हैं फाइज़र की दवाई है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसको -75 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना पड़ता है। अगर ये गांव-गांव तक उसे पहुंचाए तो सपोज़ कोई रेफ्रिजरेटेड यूनिट में रखो तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के लिए रख सकते हैं, लेकिन वो 5 दिन ही रहेगी, फिर ख़राब हो जाएगी। उसके सामने भारत की जो अलग अलग कंपनियां रिसर्च कर रही है वो ज़्यादा टेम्परेचर स्टेबल वैक्सीन्स हैं। जैसे एक नई कंपनी पुणे की जिनोवा कंपनी, उन्होंने भी अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को कुछ अपने एप्लीकेशन दी है कि हमारी वैक्सीन ऐसी है कि जो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 2 महीने तक स्टेबल रह सकती है, तो भारत के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त है वगैरह। खैर, अल्टीमेटली जो फाइनल निकल के आए वही एक बार साइंस टेक में तैयार करना है। सो दैट वाज पेज 15 एंड लास्टली पेज 16 स्पोर्ट्स। आज थोड़े काम के समाचार हैं। ओलंपिक गेम्स टोक्यो में होने वाले थे 2020 में, लेकिन कोरोना के चलते वो सब हो नहीं पाया, और 2024 में पेरिस में होने वाले, फ्रांस में, उसमें एक नया गेम ऐड किया गया, ब्रेक डांस। ओलंपिक समिति ने इसलिए किया क्योंकि आजकल ओलंपिक टीवी व्यूअरशिप कम हो रही है, तो उस हिसाब से उनको स्पॉन्सरशिप में, एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा मिलता है वो भी कम हो रहा है। तो वो सोच रहे क्यों ना ऐसी कुछ नई चीज़ें की जाए जो कि नौजवानों को पसंद है, ताकि व्यूअरशिप बढ़े, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू बढ़े। तो ब्रेक डांस को ऐड किया गया है। क्या ये एक चीज़ सामने कुछ कंट्रोवर्सी भी चलती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग ऐसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बातें होती है कि रेसलिंग यानी कुश्ती और शूटिंग मतलब वो जो निशानेबाजी, बंदूकबाजी, उसको ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि उसे देखने वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो मतलब उसमें एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू नहीं है। तो ये मतलब पेज व्यूज़ के हिसाब से, क्लिकबेट के हिसाब से, ऐड रेवेन्यू के हिसाब से कौन सी चीज़ ज़्यादा काम की है उसी पर फोकस किया जाए। अगर इस दिमाग से हम चलेंगे तो ग्लोबल स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें वो भी विलुप्त प्रजाति हो जाएंगी, ऐसा एक डर लगता है। खैर, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ निबंध पूछा जाए या स्पोर्ट्स एज अ हॉबी आपकी इंटरव्यू में है तो ये सब सोचने के विषय। तो ये आज शनिवार का न्यूज़पेपर ख़त्म।